गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 6th क्लास जिसमें हम हमारा 4th चैप्टर रीड आउट कर चुके हैं और आज हम उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं पाठगत और अभ्यास के उनकी एक्सप्लेनेशन में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बेटा आप पहले कर चुके हैं। हम सीधे पाठगत प्रश्न उत्तर जो हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न जो है वो पढ़ते हैं। उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करें। मतलब वो जो भाषाएं आपने सुनी हुई हैं, भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। हिंदी और सिंधी बेटा दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो देखो ये हम कर चुके हैं वैसे तो रीडिंग के अंदर भी, तो ये फिर यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो ये है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण होते थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। रथ काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। ऋग्वेद में नदियों की तेज गति को रथों की गति के समान माना गया है। विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना करते समय नदियों की तेज गति को रथों की तेज गति के समान बता रहे हैं। तो देखो ये रथ जो थे, आपने देखा होगा जो कृष्ण लीला वगैरह जो आप रामायण वगैरह देखते हो उसमें जो राजे महाराजा होते थे वो रथ के ऊपर आते थे। तो रथ जो था वो एक तेज गति का प्रतीक माना जाता था और उसी को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र ने नदी से प्रार्थना की है कि नदी की जो गति है वो तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें कहा गया है कि और कौन कौन से हैं। इसमें घोड़े, गाड़ियाँ, रथ, इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों के नाम बताओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। देखो ऋग्वेद में जिनके नाम नहीं है, आज अगर देखा जाए और ऋग्वेद को देखा जाए तो ऋग्वेद में ये जो ब्रह्मपुत्र है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, पेनार नदी, ये सारी नदियाँ इसके अंदर नहीं हैं। तो ये वो 5 नदियाँ हैं जो जिनका उल्लेख उसमें नहीं किया गया। उसमें उल्लेख आपने देखा होगा, गंगा का उल्लेख उसमें दिखाया गया था, सरस्वती का उल्लेख उसमें दिखाया गया था, तो वो उल्लेख वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ नंबर 47 पर देखें। मतलब यहाँ पर आप जब देखोगे वहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, तो ये क्वेश्चन बेटा आप खुद देख लेना। तो मैं उसका जो है आंसर है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। राजा युद्ध करते थे, यज्ञों का आयोजन करते थे। मतलब यहाँ पर राजाओं के बारे में पूछा गया है कि राजाओं जो उस समय में जो राजा होते थे वो सब क्या सिस्टम होता था। तो देखो वहाँ पर क्या बताया है राजाओं के बारे में। राजाओं के बारे में बताया कि जो राजा होते थे वो युद्ध किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे साम्राज्य पर युद्ध, दूसरे साम्राज्य के राजा के साथ युद्ध करना। यज्ञ का आयोजन किया जाता था, प्रजा का ध्यान रखते थे, जो उनकी जनता होती थी उसका ख्याल रखा जाता था। राजा का पद जो था वंशागत नहीं था। देखो जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है बेटा, इसमें कहा जा रहा है कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ये नहीं कि आज जो राजा है तो उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, नहीं। राजा बनने के लिए व्यक्ति का अपने आप को कुशल योद्धा व शक्तिशाली साबित करना पड़ता था। जिस व्यक्ति को राजा बनना है ना, तो ये साबित करके दिखाना होता था कि हाँ वो बहुत ही कुशल योद्धा है और कुशल बहुत ही महान व्यक्ति है, शक्तिशाली। राजा मंत्रियों के विचार विमर्श द्वारा शासन चलाता था। तो ये राजा के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो वहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं कि जो ये क्या नाम है, ये बनाई जाती थी, में कब्र बनाई जाती थी, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो बुक में देखोगे तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो मैंने वो पिक्चर एक्सप्लेन करके है वीडियो के अंदर। कब्र वाली, उसके चारों तरफ कब्र वगैरह जो मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास। तो यहाँ पर उसका आंसर ये रहेगा। देखो इसमें पूछा गया कि जो कब्र बनाने की प्रोसेसिंग होती थी उसको मतलब उसके लिए क्या क्या किया जाता था। गड्ढे खोदना होता था, मरे हुए को दफनाना, फिर उसके शिलाखंडों को ढोकर लाना, मतलब दूर से शिलाखंड जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते थे उनको लेकर आना, फिर बड़े पत्थरों को तराशना, मतलब उनके अंदर डिजाइनिंग वगैरह देना। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था।
क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताइए। मतलब सरदार के शव के साथ क्या मिलता था? कीमती चीज़ें मिलेंगी, और जो गरीब व्यक्ति होता था उसके साथ थोड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। देखो इसमें क्या, इसके अंदर सरदार का शव इसको क्यों बताया गया है? यह शव किसी सरदार का ही होगा, क्योंकि यह घर के अन्य घरों की तुलना में बड़ा तथा बस्ती के बीचों बीच में बसा हुआ था। देखो ये हमने, ये चीज़ समझो कि जो पहले लोग होते थे, जो अहम लोग होते थे, सरदार वगैरह, वो गांव के बीच में रहते थे और उनके घर बड़े होते थे भाई, क्योंकि उनके पास शक्ति और धन की संपत्ति जो थी वो ज़्यादा होती थी, तो उनके घर भी बड़े होते थे। तो ये माना जाता है कि जो ये शव मिला है ये एक सरदार का ही हो सकता है, जो इनाम गांव के अंदर मिला था हमें, उसकी बात कर रहा है। तथा शव को दफनाने के लिए 4 पैर वाले बड़े संदूक का प्रयोग किया गया। देखो 4 पैर वाले मतलब एक बड़ा सा संदूक किया, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दफनाया गया है। तो इतना सम्मान तो राजा या सरदार को ही मिलता था। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी? जो चरक का टॉपिक आया था बेटा, ये क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है कि चरक ने इतनी सारी बातें शरीर के बारे में कैसे इकट्ठा की। हमारे अनुसार वैद्य चरक ने किसी मृत व्यक्ति की चीर फाड़ करके यह जानकारी एकत्रित की होगी। देखो चीर फाड़ मतलब उसका पोस्टमार्टम किया होगा, ठीक है। जब आजकल भी देखो होता है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है किसी एक्सीडेंट वगैरह में, या किसी की मौत अचानक से किसी और कारणवश मौत हो जाती है, तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसके अंदर उसकी जाँच करते हैं। तो ऐसे ही उसने भी क्या किया होगा, किसी मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया होगा, उसके चीर फाड़ करके उसके अंदर देखा होगा कि क्या क्या है, कितनी हड्डियां हैं, कौन कौन से जोड़ हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी उसने हासिल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें काम से जुड़ी हुई बातें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये आप बुक में से ही देख कर करें क्वेश्चन। तो आंसर देखो इसका क्या रहेगा, काम क्या क्या काम बताए गए हैं? कृषक, पशुपालक, शिकारी, भोजन संग्राहक। ऋग्वेद के राजाओं और इन राजाओं के बीच एक फ़र्क बताओ, कि जो ऋग्वेद के राजा थे और जो चीन के राजा थे उनके अंदर क्या फ़र्क था? ऋग्वेद के राजा बड़ी राजधानी व महलों में नहीं रहते थे, लेकिन चीन के राजा जो होते थे वो शहरों में महल बनाकर रहते थे। तो ये इनके बीच में एक फ़र्क था। उसके बाद है बेटा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। जो बुक एक्सरसाइज बुक में फिल करने वाली होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसकी पिक्चर आपको साथ में मिल जाएगी अलग से वीडियो के अलावा। और जो क्वेश्चन आंसर है उनकी एक्सप्लेनेशन ये इस प्रकार है। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं, मतलब कैसे अलग हैं? आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। मतलब ऋग्वेद जो है ना, लिखे तो बहुत सालों बाद गए हैं। पहले क्या किया जाता था, जैसे कोई गुरुजी हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को ऋग्वेद की जानकारी दे दी, फिर उसके बाद उन्होंने अगली पीढ़ी को जानकारी दे दी, ऐसे चलता रहता था। मतलब सुनकर सारी चीज़ों को याद रखा जाता था ऐसे। लेकिन आज क्या है, आज हम देखो हमारे पास किताबें जो हैं वो लिखी जाती हैं, छापी जाती हैं। ऋग्वेद छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था, तो 200 साल पहले ही ऋग्वेद छपने शुरू हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फ़र्क क्या है इनके अंदर? ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत भाषा थी, जिसको वैदिक संस्कृत कहलाती है, और आज की संस्कृत उससे भिन्न है। आजकल आपको संस्कृत में किताबें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो इतनी थोड़ी मतलब उससे आसान होती है। किससे? प्राक संस्कृत से, जिसमें ऋग्वेद लिखे गए थे। नेक्स्ट, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? कि जो दफनाए गए लोग हैं वो अमीर हैं या गरीब है, ऐसा वो किससे पता चलता है? देखो हमने पढ़ा था कि जो अमीर जो लोग होते थे जिसको दफनाया जाता था उसके पास उसका सामान भी रखा जाता था। अब जो सामान होता था वो ज़्यादातर उसके यूज़ करने वाला भी होता था। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिसके साथ ज़्यादा कीमती सामान होगा, आभूषण वगैरह ज़्यादा होंगे, वो अमीर होगा, और जो गरीब व्यक्ति होगा उसके साथ साधारण सामान होगा। कभी कभी एक ही कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, मतलब एक कब्र में कम सामान रखा गया है, दूसरी में ज़्यादा। यहाँ एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, मतलब एक आदमी की कब्र में देखा गया क्या, 33 सोने के मनके हैं और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यह फ़र्क दिखाता है कि उस समय भी अमीर गरीब लोग होते थे, उसी के हिसाब से फिर उनकी कब्रें तैयार होती थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। अनुयायी मतलब जैसे सरदार बन गया उसके जो नीचे लोग होंगे वो अनुयायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक राजा का जीवन दास व या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? देखो राजा का जीवन कैसा होता था, राजा न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न उनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने
अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब या तो उसको साबित करना होता था कि वो शक्तिशाली है, ज्ञानी है। और दास दासी का जीवन कैसा होता था? दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। मतलब जिससे जो राजा हार जाता था ना, उसके लोगों को फिर दूसरा राजा बंदी बना कर ले जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह उन्हें करना पड़ता था। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट ये 4th चैप्टर, क्या कहती हैं कब्रें और किताबें। तो ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको अच्छे से मेमोराइज़ करने बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।